Hello students, good morning. मैं प्रवीण शर्मा. Welcome back to my channel. B.Ed सेकेंड ईयर EPC 4 अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ अर्थात स्वयं की समझ के अंतर्गत आज हमारा टॉपिक है सामाजिक पहचान के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ सोशल आइडेंटिटी डेवलपमेंट। विभिन्न विचारकों ने अपने सिद्धांत द्वारा यही दर्शाने का प्रयास किया है कि व्यक्ति का समाजीकरण किस प्रकार से होता है तथा उसकी मानसिक स्थिति क्या होती है। विद्वानों ने सामाजिकरण के सिद्धांत को आत्म या स्वयं के विकास के आधार पर समझाने का प्रयास किया है। व्यक्ति के सामाजिकरण में आत्म या स्वयं का उद्भव और विकास केंद्र बिंदु है। सेल्फ का अर्थ गर्व या घमंड से नहीं होता है, बल्कि व्यक्ति का स्वयं के बारे में ज्ञान से है, जो दूसरों के संपर्क एवं व्यक्ति के प्रति दूसरे लोग क्या सोचते हैं से विकसित होता है। सेल्फ के जानने के बाद ही कोई व्यक्ति जो है अपने व्यक्तित्व का विकास किस प्रकार से कर पाता है। आत्म के विकास एवं सामाजिकरण से संबंधित जो सिद्धांत हैं वे इस प्रकार से हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फूले का सिद्धांत, फूले थ्योरी। फूले ने अपनी महान कृति ह्यूमन नेचर द सोशल ऑर्डर तथा सोशल ऑर्गेनाइजेशन में अपने सिद्धांत का वर्णन किया है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन में इस सिद्धांत में कहा गया है कि मानव स्वभाव की उत्पत्ति तथा विकास प्राथमिक समूह से ही होते हैं। ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर में उनका सिद्धांत आत्मदर्पण सिद्धांत या लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी के नाम से जाना जाता है। फूले ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन व्यक्ति और समाज के संबंधों को स्पष्ट करने के लिए किया। उनका विचार है कि व्यक्ति और समाज को एक दूसरे से पृथक करके उनके बारे में वैज्ञानिक विवेचन नहीं किया जा सकता। समाज के संपर्क में आने पर ही व्यक्ति के आत्म का विकास होता है। समाज व्यक्ति के लिए दर्पण का कार्य करता है। जिस प्रकार से व्यक्ति अपने आप को या अपना चेहरा दर्पण में देखता है और समाज के लोग उसके बारे में क्या कहते हैं, इसी के आधार पर वह स्वयं के बारे में अपनी धारणा बना लेता है। जिस प्रकार हम दर्पण देखकर ये ज्ञात करते हैं हम किस प्रकार के वस्त्र पहनकर किस प्रकार के लगते हैं और जो है किस तरह से हमें समाज के बीच में उपस्थित होना है, किस प्रकार से सोसाइटी में जाना है। इसी प्रकार से एक बच्चा समाज रूपी आईने में अपने आप को देखता है। समाज के लोग उसके बारे में क्या कहते हैं, इसी आधार पर वह अपने बारे में राय बना लेता है। इसी राय के आधार पर अपनी या फिर उसमें हीनता या श्रेष्ठता के भाव पैदा हो जाते हैं। उदाहरण के लिए जब परिवार के सदस्य, मित्र या दूसरे लोग उसके बारे में ये कहते हैं कि ये बुद्धिमान है और इसकी हाइट ज़्यादा है, या ये नाटा है, शक्तिशाली है, आकर्षक या गंदा है, मूर्ख है या कमजोर है, या फिर क्रोधी है, स्वभाव के बारे में भी बताते हैं, तो व्यक्ति अपने बारे में वैसा ही सोचने लगता है। इस प्रकार अपने बारे में दूसरों की प्रतिक्रिया से ही व्यक्ति के स्वयं का निर्माण होता है। यही कारण है कि फूले इसे आत्मदर्पण दर्शन कहते हैं। फूले ने आत्मदर्शन की प्रक्रिया के 3 चरणों का उल्लेख किया है, जो इस प्रकार से हैं, जिसमें पहला पॉइंट है व्यक्ति यह सोचता है कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। What does the person think about people? दूसरा पॉइंट है दूसरों के निर्णय के आधार पर वह स्वयं अपने बारे में क्या सोचता है। What does he think of himself based on the judgment of others? थर्ड पॉइंट है मैं अपने बारे में सोचकर अपने को कैसा महसूस करता हूँ, अर्थात गर्व अनुभव करता हूँ अथवा ग्लानि। How do I feel by thinking about myself? That means feeling proud or guilty. इन तीनों बातों को स्पष्ट करने के लिए हार्टन एवं हंट के एक इन्होंने उदाहरण दिया है। जैसे कि मान लीजिए एक व्यक्ति एक कमरे में प्रविष्ट होता है जहां कुछ व्यक्ति एक समूह बनाकर परस्पर बातें कर रहे हैं और उस व्यक्ति के आते ही वे बहाना बनाकर वहां से चले जाते हैं, और ऐसा कई बार होता है, तो संबंधित व्यक्ति को अपने बारे में हीनता की भावना महसूस होने लगती है। इसके विपरीत उस व्यक्ति के कमरे में प्रविष्ट होते ही उसे वे बुला लेते हैं, अपने पास बिठा लेते हैं, तो अपने आप वह गर्व महसूस करता है। यहाँ पर ये बात है कि जैसे कि पहली अवस्था हुई
पहली स्थिति थी कि व्यक्ति आया और वे सब उठकर चले गए, तो या तो ये सोचेगा कि ये लोग मुझसे नफरत करते हैं, अथवा ये सोचेगा कि वे मेरे बारे में कुछ बुराइयां कर रहे हैं। इस प्रकार दूसरे व्यक्ति किसी व्यक्ति के बारे में जैसी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, वह अपने बारे में वैसे ही धारणा बना लेता है। उसे किसी को एक अन्य उदाहरण द्वारा भी समझाया जा सकता है। जैसे हम किसी से कहें कि आप बहुत स्मार्ट हैं या बहुत सुंदर हैं, तब वह अपने आप को वैसा ही महसूस करने लगेगा। अगर हम इसके विपरीत कहें कि आप बहुत बेकार लग रहे हैं, और इस तरह की कहने का तात्पर्य ये है कि उसकी बुराइयां करें, तो वह भी अपने अंदर हिंसा की भावना ले आएगा। इस प्रकार से दूसरों की व्यक्त प्रतिक्रिया के आधार पर ही व्यक्ति अपने को सुंदर, असुंदर, मिलनसार, झगड़ालू, मूर्ख, बुद्धिमान तथा हीन व श्रेष्ठ समझने लगता है। किंतु अनेक बार ऐसा भी होता है कि दूसरे जो व्यक्ति होते हैं हमारे बारे में जो धारणा बनाते हैं, उसे हम जिस रूप में सोचते हैं उसमें तथा वास्तव में दूसरों द्वारा हमारे प्रति बनाई गई धारणा में अंतर होता है। कई बार हम दूसरों द्वारा अपने बारे में बनाई गई धारणा को गलत समझ लेते हैं। अधिकतर हम इस बारे में दूसरों की वैसी ही धारणा बना लेते हैं जो समूह के प्रति हमारे मन में होती है। अतः स्वयं का निर्माण कभी कभी गलत धारणा पर भी आधारित होता है। उदाहरण के लिए हमारा अपने मित्रों के प्रति अधिक स्नेह होता है और हमारे मित्र कभी हमारी प्रशंसा करते हैं तो हम ये सोचने लगते हैं कि हम वास्तव में प्रशंसनीय हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि हमारे मित्र हमें उतना योग्य नहीं समझते जैसा कि हम सोचते हैं। स्वयं के विचारों का समाज पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति के स्वयं के विचारों का भी समाज पर गहरा प्रभाव उसी प्रकार से पड़ता है जैसे कि समाज के व्यक्तियों का उस व्यक्ति के आत्म पर पड़ता है। व्यक्ति के द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य से समाज प्रभावित होता है। इस प्रकार व्यक्ति द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य समाज को प्रभावित करते हैं। यदि व्यक्ति अच्छी संगति में रहेगा तब मन में आत्म की चाहत भी बढ़ेगी, और जब बुरी संगति में रहेगा तब वह स्वयं की या स्वयं के सम्मान की इच्छा उसमें रहेगी ही नहीं। अगर गलत कर रहा है तो वही उसे अच्छा लगेगा, या अच्छा कर रहा है तो उससे ज़्यादा उसे स्नेह नहीं होगा। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति होगी जब वह अच्छा कार्य करेगा। यदि मन में अच्छे विचारों का संचार होगा तो अच्छे कार्य ही व्यक्ति करेगा। मन में आशापूर्ण विचार रखे जाएंगे तब निराशा का अंत हो जाएगा, और जब मन में निराशापूर्ण विचार आते रहेंगे तब वह आशा की ओर सोच भी नहीं पाएगा। किसी से द्वेषपूर्ण जो है भावना नहीं रखनी चाहिए और न ही ईर्ष्या करनी चाहिए, और मन में अच्छी भावनाओं का विकास किया जाना चाहिए। इससे व्यक्ति अपने आत्म को सम्मान दे सकता है। इसी में आगे नेक्स्ट पॉइंट बताएंगे, मन में चिंताएं न रखें, क्योंकि मन में चिंता रखने से होता है कि हम अच्छी बातों के विषय में सोच ही नहीं पाते हैं और बुरी बातों को हम दूर भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि चिंताएं हमारे मस्तिष्क को इस प्रकार थका देती हैं कि सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल नष्ट हो जाती है और स्मरण शक्ति का ह्रास होने लगता है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन सुबह या कुछ समय के लिए एकाग्रचित होकर ईश्वर का ध्यान करने से मन में उत्साह और स्फूर्ति का संचार होता है। अतः व्यक्ति को ऐसा करना चाहिए, और अगर हमें लगता है कि हम ऊंचाइयों के शिखर पर नहीं बढ़ पा रहे हैं या फिर जो हम चाहते हैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति में असमर्थ हैं, तब मन में परिवर्तन किया जाना चाहिए, क्योंकि हम जब तक प्रगतिशील विचारों का उदय नहीं करेंगे तब हमारा जो भी कदम है लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ पाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को सत्य और ईमानदारी का आचरण करना चाहिए, जिससे कि मन की जो मलिनता होती है वह दूर हो जाती है और मन में निर्मलता का विकास होता है। यदि योग का अभ्यास किया जाए तो मन में एकाग्रता आएगी। योग जो है जीवन का एक अंग बना लेना चाहिए। अच्छा साहित्य पढ़ना चाहिए, क्योंकि अच्छे साहित्य से हमें व्यवहारिक शिक्षा भी मिलती है, क्योंकि जो उस साहित्य में समाहित जो बीत चुका है पूरे इतिहास की कथाएं समाहित रहती हैं, तब मन से दूषित विचार दूर हो जाते हैं तथा अच्छे विचारों का जन्म होता है। इस प्रकार समाज में रहते हुए व्यक्ति समाज तथा विश्व को समझने के लिए अनेक प्रकार से या समयों का चिंतन करता है, जैसे कि स्वयं की जिम्मेदारियों को समझना। कभी कभी ऐसा होता है कि जिम्मेदारियां तो बहुत होती हैं लेकिन व्यक्ति समझते नहीं है और आज का कार्य कल पर और
कल का कार्य परसों पर टालते रहते हैं। इससे होता क्या है, जिम्मेदारियां एक बोझ बन जाती हैं और व्यक्ति करने में असमर्थ, इसको जो उनका निर्वाह करने में असमर्थ हो जाता है। कार्यों में एकाग्रता रखना, यहाँ पर बार बार अपने मन के जो विचार हैं उनमें बदलाव नहीं लाना चाहिए। जो एक बार सोच लिया है उस कार्य को करना अवश्य ही करना चाहिए। समाज के प्रति त्याग तथा निस्वार्थ सेवा की भावना रखनी चाहिए। सहनशीलता का होना, सहनशीलता तो प्रत्येक क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, चाहे वह मेडिकल का क्षेत्र हो अथवा टीचिंग का हो। क्योंकि मान लीजिए एक डॉक्टर बनना चाहता है कोई व्यक्ति, अगर उसके अंदर सहनशीलता नहीं है तो पेशेंट को अच्छी प्रकार से नहीं देख सकता। अगर वह अच्छी दवाइयाँ देने में कुशल भी है तब भी उसके व्यवहार से वह चिड़चिड़ा जाएगा और वो जो है और ज़्यादा परेशान हो जाएगा। आलोचना के प्रति सहन शक्ति होना, कभी कभी ये होता है कि कोई भी व्यक्ति है आलोचना से तुरंत ही जो है गुस्से में आ जाता है, क्रोधित हो जाता है और अपने आत्मशक्ति को खो बैठता है। किसी भी आलोचना पर विचार किया जाना चाहिए कि हमारी आलोचना क्यों हो रही है। उस आलोचना पर विचार करने के बाद अगर हमारी गलती है तो हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। इस सहन शक्ति से हम आगे बढ़ सकते हैं और हम अपनी आलोचना के प्रति सहन शक्ति का भाव नहीं रखेंगे तब उसी स्थान पर रह जाएंगे। व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कैसे कर रहा है, ये उसके कार्य को या कार्य की पूर्णता पर निर्भर करता है। कुशलतापूर्वक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को कैसे निभा रहा है, ये उसके आत्मगौरव, आत्मसम्मान तथा उसके जीवन का उद्देश्य है। एक व्यक्ति जितनी बड़ी जिम्मेदारी उठाता है वह उतनी ही बड़ी उपलब्धि हासिल करता है। जिम्मेदारी को कर्तव्य समझकर निभाना चाहिए। कर्तव्य पालन में व्यक्ति आत्मशक्ति से प्रेरित होता है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है, कूले का मानना है कि समाज व्यक्ति का दर्पण है। जिस प्रकार व्यक्ति दर्पण में स्वयं को देखकर ये निश्चित करता है कि वह कैसा दिखता है, उसी प्रकार वह अपने आत्म का विकास करता है। ठीक वैसे ही जैसा एक समाज व्यक्ति को उसके बारे में बताता है, वैसा ही वह स्वयं को मानने लगता है, जिसके कारण उसमें कभी अभिमान तो कभी मानहानि की संभावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।